Hi everyone. So CB Grade A exam which happened on 10th of January was the kind of a shocker. पेपर टू काफी मुश्किल आया था. तो फेज टू की तैयारी कैसे करनी है, किसको करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको आइडियल स्टडी प्लान बताने वाला हूँ कि फेज टू के लिए 6 वीक्स का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए. अब आप एक चीज समझिए इसमें कि देखिए, अगर आपका फेज वन पेपर टू ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, बट स्टिल यू होप कि आप उसको क्लियर कर सकते हैं. ज़्यादा अच्छा होने ना होने का मतलब है कि आपके मार्क्स 40 और 50 के बीच में आ रहे हैं. दैट्स नॉट अ पार स्कोर. ठीक है, मेरे हिसाब से 50 से ऊपर तो आने चाहिए थे. 50 से नीचे आना मीन्स यू आर नॉट दैट वेल प्रिपेयर्ड. मे बी यू हैड अ स्ट्रैटेजी कि आप फेज वन के बाद ज़्यादा पढ़ेंगे. तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है और आप फेज वन क्वालिफाई ओवरऑल कर रहे हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी है. क्योंकि जो लोग ऑलरेडी फेज वन में 60-70 की रेंज में बैठे हैं, उनकी तैयारी अच्छी थी, वो भी और तैयारी कर रहे हैं. आपको तो वो 10 मार्क्स भी कवर करने हैं जो आप उनसे पीछे हैं, और जो अब तैयारी वो कर रहे हैं वो भी आपको करनी है. ठीक है. बाकी जिनका फेज वन पेपर टू अच्छा हुआ कि 60-70 प्लस स्कोर है, आप बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्लेसेंट मत हुई. फेज टू में अच्छा खासा कंपटीशन है. लास्ट ईयर अगर आपको पता होगा, कट ऑफ 70% गई थी. मतलब 100 में से कट ऑफ निकाली जाती है फाइनल, इट वाज 70%. ठीक है, विच मीन्स के आपको 70 मार्क्स पेपर वन में चाहिए, एंड अनदर 70 मार्क्स आपको पेपर टू में चाहिए. फिर आपको 10.5 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में. ये एक बैलेंस कंडीशन है. हर जगह 70-70% मार्क्स आपके आ रहे हैं. अगर आपके इंग्लिश में, जैसे कि जो आपका पेपर वन है, इंग्लिश में 70 मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, कम आए हैं, तो आपको यहाँ यहाँ ज़्यादा लेने पड़ेंगे. तो अब कॉम्प्लेसेंट मत हुई. 70 मार्क्स ओवरऑल लेने बहुत मुश्किल है. उसके लिए पेपर पेपर टू में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा. तो बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट मत हुई. ठीक है. और अगर आप सेबी के लिए नए हैं तो ये गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है. इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिकोडेड सिलेबस और एक लिस्ट ऑफ बुक्स मिल जाएगी जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. ना कमिंग बैक टू द टॉपिक, 6 वीक्स स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए फेज टू के लिए. सबसे पहले हम 4 की पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा. उसके बाद मैं वीक वाइज वीक आपका प्लान बताऊंगा. सबसे पहले तो अगर आपने फेज टू में नोटिस किया हो, तो काफी मैनेजमेंट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आई थी. कंपनी लॉ में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे. तो कहीं ना कहीं आपको वो केस स्टडी बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. वो वन लाइनर्स या टू लाइनर वाले क्वेश्चन अकेले कर कर यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे. अब ये कहाँ से करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने भी, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दे रखी है, दे वुड हैव गिवन यू क्वेश्चंस दैट केम लास्ट ईयर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर पैटर्न. ठीक है. तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको इतने नहीं मिलेंगे, इतने कम टाइम में कोई भी आपको बना के नहीं देगा. बट व्हाट वी आर डूइंग इज एट एडुटैपिस के हमारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपके, जो आपके कोर्सेज हैं, उनमें हम ऐसे क्वेश्चंस डाल रहे हैं ताकि एटलीस्ट मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हुए यू गेट एक्वांटेड विद द रियल लाइफ और रियल टाइम क्वेश्चंस दैट माइट कम इन द एग्जाम बेस्ड ऑन योर फेज वन. ठीक है. बाकी न्यूमेरिकल, इस बार तो इकोनॉमिक्स में भी न्यूमेरिकल आए फेज वन में, तो फेज टू में भी आ सकते हैं. हालांकि बेसिक आए थे, तो न्यूमेरिकल आपने जरूर करने हैं. काफी लोगों ने कॉस्टिंग अकाउंट्स के न्यूमेरिकल छोड़ रखे थे. अब वो टाइम नहीं है कि आप फेज टू के लिए छोड़ें. तो ये तो बहुत जरूरी है. ठीक है. वीक वाइज प्लान फॉलो करो ना करो, ये चीजें जरूर कर लेना. फिर काफी लोगों ने कुछ सब्जेक्ट छोड़ रखे थे कि फेज वन में तो 40 नंबर लेने हैं. किसी ने कॉमर्स छोड़ रखा है, किसी ने इकोनॉमिक्स, किसी ने कॉस्टिंग. तो जो भी सब्जेक्ट आपने फेज वन तक नहीं पढ़ा है, वो आपको अब सबसे पहले पढ़ना चाहिए. इस वक्त पढ़ना चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, क्योंकि बाद में तो रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए ही टाइम बचेगा. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है. मैं अभी आपको कह रहा था कि ओवरऑल आपको 70 मार्क्स चाहिए पेपर वन में, 70 मार्क्स चाहिए पेपर टू में, और 10.5 मार्क्स चाहिए आपको इंटरव्यू में. अब इमेजिन कीजिए, पेपर वन जो कि इंग्लिश है, उसमें 70 मार्क्स आने बहुत मुश्किल है. आप लेके चलो, अगर आप ठीक ठाक हो तो 55 आएंगे. अब जो ये 55 आपका स्कोर आया है, -15 मार्क्स का शॉर्टफॉल है, ये आपको पेपर टू में कवर करना पड़ेगा. ठीक है. तो पेपर टू में आपको, क्योंकि पेपर टू का वेटेज डबल है पेपर वन से, तो 15 मार्क्स का अगर लॉस होता है, आपको 7.5, यानी कि टोटल 77.5 मार्क्स पेपर टू में लाने पड़ेंगे, जो आसान नहीं है. ठीक है.
तो हालांकि कट ऑफ नीचे जा सकती है, मैं लास्ट ईयर के नंबर्स के बेस पे डिस्कस कर रहा हूँ, बट आसान पेपर में भी 77.5 नंबर लाना आसान नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपके मार्क्स नीचे गिरना शुरू हुए, सपोज 50 रह गए, और यहाँ पे फिर आपको 80 लाने पड़ेंगे, जो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, एक बंदे के 84 स्कोर था शायद पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 में सिर्फ 45 था। ठीक है, तो इंटरव्यू में उनके कम आए वैसे, नहीं तो शायद वो निकल जाते। तो कई बार होता है कि हम पेपर 2 पे बहुत फोकस करते हैं और पेपर 1 को जस्ट हम डिस्क्रिप्टिव मान के एक दो मॉक टेस्ट दे लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, दो इट्स वेटेज इज 1/3, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी करंट अफेयर्स जनरली हम सेबी में करते नहीं है, ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, 1 to 2 क्वेश्चन ही आते हैं। बट हमें ये मार्क्स छोड़ने नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं लास्ट 3 मंथ्स के, स्पेशली सेबी रेगुलेशंस या आरबीआई रेगुलेशंस या कुछ मेजर डेवलपमेंट है इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, वो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे अगर क्वेश्चंस आ गए एक दो और हम सही कराएं तो दैट विल गिव अस एन एज। अब वीक वाइज वीक स्टडी प्लान क्या हो सकता है, मैंने बहुत सिंपल बनाया है। देखिए, मैंने 3 वीक्स में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका कोई अनटच सब्जेक्ट है या अच्छे से नहीं किया, जैसे काफ़ी लोगों ने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स नहीं किया, आप उसको करें। साथ में मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग रिवाइज करें, और इंग्लिश में एस्से राइटिंग और प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो आप 2 घंटे इसको दें, 1 घंटा इसको दें, और 1 घंटा रिवीजन को दें। इससे ज़्यादा टाइम है तो इसी प्रपोर्शन में आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड से फोर्थ वीक में काफ़ी लोगों ने अगेन 2 सब्जेक्ट अनटच रखे थे, तो अगर आपका भी कोई अनटच्ड है उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें, 2 घंटे लगा के। फाइनेंस एंड कंपनी लॉ अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं, 1 घंटे की रिवीजन बहुत है। और यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीक इज entirely for mocks and revise all these subjects or some areas which you are not comfortable in. तो ये एक हमारा स्टडी प्लान बनता है। अब अगर मैं फर्स्ट 2 वीक्स में जाऊं, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि कॉमर्स काफ़ी लोगों का अनटच्ड सब्जेक्ट है, तो वो आप कवर कीजिए। और उसमें वही है कि सिलेबस में जो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है काफ़ी टॉपिक्स हैं नहीं, और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे काउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिक होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, वो आप ज़रूर पढ़ के जाएं। फिर ट्रांजैक्शंस को कैसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है, जर्नल लेजर कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे होता है और उसमें क्या क्या एरर्स होते हैं, ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पढ़ गए तो एक दो क्वेश्चन शायद यहीं से आ जाएं अगर आपकी किस्मत सही रही। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग में जब आपने ये वाले चैप्टर्स कर लिए, आई थिंक आप ज़्यादा नहीं कर पाए तो एटलीस्ट उसके बाद आप यूनिट सी उठाइए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप यूनिट एफ उठाइए, विच इज़ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, फिर आप उठाइए डी और ई, P3, और एंड में आप उठाइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दिस इज P4। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटी में करना है। करना सारा चाहिए, बट अगर टाइम की कमी हुई तो P1 P2 P3 तक कर लें, पूरा कर सकते हैं तो P4 तक कर लें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट एंट्रीज पूछ लेते हैं, हालांकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है क्या पूछेंगे। तो ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ना, बोनस राइट्स, बायबैक, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये वाला, इनमें से डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए। जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स में फॉर फीचर पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, बाकी अकाउंट्स लॉजिकल सब्जेक्ट है। अगर 2 हफ्ते में करना चाह रहे हो तो पहले 3-4 दिन आराम से बेसिक पढ़ना, उसके बाद आपकी थोड़ी स्पीड बन जाएगी। बाकी मैनेजमेंट और कॉस्टिंग रिवाइज करना है। मैनेजमेंट में क्या करना है, कुछ नहीं। मैनेजमेंट में मैंने देखा है कि जनरली लोग जो नॉर्मल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग पढ़ते हैं, है ना, या फिर हम क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, वो हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमें वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। 5 ही टॉपिक है, देखिए, यहाँ से आपके 15-16 क्वेश्चन आएंगे। तो मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एंड बेस्ड ऑन फेज 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर वाइज नहीं मिल रहे हैं तो एटलीस्ट मॉक्स में तो करो, सो दैट एग्जाम में ऐसा ना लगे कि यार टाइम नहीं मैनेज हो रहा है या किस प्रकार के क्वेश्चन आ गए। कॉस्टिंग में क्या करना है, कॉस्टिंग में अगेन
सिलेबस के बाहर एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर है, उसको ज़रूर कर लें अगर टाइम है तो। बाकी आई थिंक अगेन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। मार्जिनल स्टैंडर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग मुझे हमेशा से इंपॉर्टेंट लगता रहा है। और लीन सिस्टम एंड इनोवेशन जो बहुत ईजी है, और इसको आप कभी भी किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस यूनिट्स। न्यूमेरिकल्स कॉस्टिंग में पक्का आएंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल तो पक्का ही है। मेरे हिसाब से तो 8 आएंगे जिस तरह का फेज 1 का पेपर आया है, क्योंकि लास्ट ईयर फेज 2 में 6 न्यूमेरिकल आए थे, तो मुझे तो उससे प्लस ही लग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, जिसमें पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, सीवीपी एनालिसिस, ये जरूर कर लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस जरूर कर लीजिए। प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस गेन और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जरूर कर लीजिए। बाकी आपका एक चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें से कॉस्ट शीट के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और फेज 1 में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे कॉस्टिंग में, विच वाज एंटायरली न्यू फॉर एवरीवन। वो आप जरूर कर लीजिए। पैराग्राफ्स में फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप आए थे, तो वो आप ज़रूर कर लीजिए। मॉक टेस्ट में हम डाल रहे हैं। अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उनको बोलिए कि ऐसे क्वेश्चंस डालें, बिकॉज दोज नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड ऑन प्रायोरिटी। बाकी ये बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अगर 50 से नीचे रह गए तो बहुत मुश्किल आने वाली है। फिर पेपर 2 में बहुत 80, 82, 85 तक आपको मार्क्स चाहिए होंगे, विच इज़ एंटायरली वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 3 चीज़ें आएंगी: एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे जनरली 4 या 5 ऐसे आते हैं जिनमें से एक लिखना होता है। वो 4 या 5 ऐसे अलग अलग टॉपिक से होते हैं, जैसे कि एक ऐसे इकोनॉमी फाइनेंस पे आ जाएगा, दूसरा टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे आ जाएगा, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ आ जाएगा, चौथा सोशल इश्यूज और एनवायरनमेंट। यही मेन एरियाज हैं जिनसे मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में से जर्नली न्यूज़पेपर बेस्ड कुछ आर्टिकल्स रहते हैं या कॉम्प्रिहेंशन रहता है, बट इट कैन बी ऑन एनी रैंडम टॉपिक। वो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी या फाइनेंस पे होगा या सोशल इश्यूज पे होगा, इट कैन बी ऑन एनी डैम थिंग। ठीक है, ये देखिए 2024 के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सेबी के एग्जाम में आए थे। तो जैसे हाउ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स हेल्प इन ग्लोबल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। तो ये एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड हो गया, सोशल से भी रिलेटेड हो गया। फिर यहाँ पे हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशंस इन मैनेजमेंट नर्चर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, फाइनेंस, यहाँ पे आप मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं। इनमें से एक टॉपिक पूछ लिया जाता है। व्हाट रोल्स कैन बैंक प्ले इन पुशिंग सोशल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो ये काइंड ऑफ बैंकिंग से भी रिलेटेड है और सोशल हेल्थ केयर जो कि एक सोशल इशू है उससे भी रिलेटेड है। देन वन मशीन कैन रिप्लेस 5 एवरेज ह्यूमंस बट 5 मशीन्स कैन नॉट रिप्लेस वन स्मार्ट ह्यूमन, इलेबोरेट। ये कहीं ना कहीं एक तरह से मुझे तो एब्स्ट्रैक्ट ही लगता है, मतलब विच इज़ नॉट बुकिश। वट एवर यू फील यू कैन राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू रिलेट टू यू कैन रिलेट टू। तो इस तरह के एरियाज में आप ज़रूर ऐसे पढ़िए। टेक्नोलॉजी इंटरनेट का आपको यहाँ पे एग्जांपल नहीं मिला, बट साइबर सिक्योरिटी, एआई इन बैंकिंग, एआई इन रेगुलेशन, ऐसे टॉपिक्स आपको पूछ लिए जाते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में स्पीड बहुत ज़रूरी है। 60 मिनट में आपको ऐसे भी लिखना है, प्रेसी भी लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन भी लिखना है। मैं जर्नली रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे से स्टार्ट करो, then don't go for Prezi, go for comprehension and then go for Prezi। काफ़ी लोग कॉम्प्रिहेंशन एंड में करते, नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन में जैसे आपको 5 क्वेश्चन आ गए, 6 6 नंबर के सपोज, अब एंड में टाइम कम है, आपने 5 में से 3 कर लिए, 2 रह गए, तो मतलब 2 × 6, 12 मार्क्स का तो आपका पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। और अगर आप एंड में प्रेस ही कर रहे हैं, अगर टाइम कम भी है ना, आप इसको किसी ना किसी तरह खत्म कर दोगे, कुछ कंक्लूडिंग लाइंस लिख के खत्म कर दोगे, एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि आपके पास टाइम कम था, और एटलीस्ट पता भी लग गया तो ये ऐसा तो नहीं है कि 12 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। तो कॉम्प्रिहेंशन हमें कभी भी एंड में नहीं करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी सेकेंड टू फोर्थ वीक में सेकेंड अनटच्ड सब्जेक्ट जो आपको कम आता है जनरली, वो मैंने देखा है लोगों ने इकोनॉमिक्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो इकोनॉमिक्स में अब चैप्टर्स तो सारी ही पढ़ने चाहिए आपको, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी, बट अगर टाइम कम है तो यूनिट बी कर लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल्स, इतना तो ज़रूर करके जाइए। बट ये सही
स्ट्रैटेजी नहीं है, चैप्टर सारे पढ़ने हैं। और इस बार न्यूमेरिकल भी आए थे फेज 1 में, तो फेज 2 में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। डू बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमिक्स में लंबे लंबे, उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी फाइनेंस एंड कंपनी लॉ अपना रिवाइज कर लें अगर पहले पढ़ रखा है। कंपनी लॉ में क्या है, कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। आपने क्वेश्चंस देखा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आए हैं, लेकिन फैक्ट बेस्ड ही पेपर आता है। और इस बार कंपनी लॉ में भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, एक एक पैराग्राफ में तीन तीन ब्लैंक्स थी, तो चीज़ों को कनेक्ट करना था। तो चीज़ें वही पढ़नी है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे आप वैसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, उससे पक्का आपको जब फेज 2 देने जाएंगे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। एक आपको लगेगा कि ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, ठीक है। फाइनेंस में अगेन सिलेबस के बाहर टाइम वैल्यू ऑफ मनी से पिछली बार क्वेश्चन आया था। म्यूचुअल फंड्स जरूर पढ़ लें, डेरिवेटिव्स में ऑप्शन जरूर पढ़ लें, आपके सिलेबस में नहीं है। और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जरूर पढ़ लें। इस बार तो फेज 1 में भी रिस्क मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आए, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जरूर पढ़ें। बाकी इसमें ये यूनिट है ही इंपॉर्टेंट, इस बार भी क्वेश्चन आया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट पे, आई थिंक टी बिल्स या पता नहीं किसकी ड्यूरेशन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। ई यूनिट में काफ़ी चैप्टर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम, ये आप ज़रूर पढ़ लें। इसमें जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए थे और फेज़ 1 में भी हमने इस पे क्वेश्चंस देखने को मिले, हालांकि थोड़े से कन्वेंशनल नहीं थे, अनकन्वेंशनल थे, बट होप सो फेज़ 2 में शायद कन्वेंशनल देखने को मिलेंगे। सी और डी यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, इफ़ यू वांट टू लीव इट आई थिंक छोड़ सकते हो। अगर टाइम है तो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ये कर लेना, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये डेरिवेटिव्स भी हमें करना ही करना है, ऐसा नहीं है छोड़ना है। येलो वाले मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े से थ्योरेटिकल है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, डेरिवेटिव से शायद एक ही आएगा। और इन्फ्लेशन भी ज़रूर पढ़ना है, इन्फ्लेशन से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ में हमें पढ़ना ज़रूर है। बट येलो वाले थोड़े ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए, 2 हफ्ते लगाकर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशंस कीजिए और स्पीड से कीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन में यही ट्रिक है, सेबी में ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं, कि क्वेश्चंस पहले पढ़ के थोड़ा देख लीजिए, अगर क्वेश्चंस दिमाग में बैठ रहे हैं तो पैराग्राफ पढ़ते हुए आंसर ढूंढने आपके लिए आसान होंगे। देन कमिंग टू फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीक, यहाँ पे हम सब कुछ कवर कर चुके हैं पहले ही, उसको रिवाइज भी एक बार कर लिया है, जो नहीं आता था वो भी कर लिया है। टाइम्स फॉर मॉक टेस्ट, तो हमें 5 मॉक टेस्ट पेपर 1 के देने हैं, 5 मॉक टेस्ट पेपर 2 के देने हैं। पेपर 1 के मॉक टेस्ट देने से पहले मुझे कम से कम 10 ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, ऐसा नहीं सीधा मॉक टेस्ट देने चला गया। 5 प्रेसी प्रैक्टिस करनी है और 5 कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये 3 चीज़ें मुझे ज़रूर करनी है पेपर 1 का मॉक टेस्ट देने से पहले, तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा। और पेपर 2 का मॉक टेस्ट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एज पर फेज 1 क्वेश्चंस करना, ऐसा नहीं कि वो पुराने मॉक्स दिए जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। अब तो हमें पैराग्राफ बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए होंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट को आप, जैसे आपने 5 मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप जिस दिन मॉक टेस्ट दें पेपर 1 और पेपर 2 का साथ साथ दें, एज इट वुड हैपन इन द एक्चुअल एग्जाम, सो दैट योर बॉडी योर माइंड गेट्स यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस, दैट काइंड ऑफ स्टेमिना, के दोनों को बैक टू बैक देना है। और ये 5 मॉक टेस्ट जो आप तकरीबन 15 दिन में देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 वीक्स लिखा है, आप इनको एक दिन का गैप दे के दें। अगर आपने मंडे को दिया है तो ट्यूसडे को नहीं देना है, फिर वेडनेसडे को देना है। ट्यूसडे को इसको अच्छे से एनालाइज करना है। अगेन एनालिसिस में यही देखना है कि मेरी कहाँ गलतियां हो रही हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, या किस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, हालांकि मैंने वो चीज़ पढ़ रखी है। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको एनालिसिस करना है, फिर कमियों पे काम करना है। अगर टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो फाइंड आउट कि मुझे टाइम कैसे कम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको दोबारा पढ़िए, थोड़ा नेट से सर्च कीजिए, एंड देन कम बैक एंड ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे लेकिन मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, उससे 2-3 क्वेश्चंस भी आपके और सही हो गए, आई थिंक दैट इज़ द बेनिफिट यू कैन गेट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर्स में कम से कम आपका रैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्लान है हमारा। बाकी अगर आप फेज 2 के लिए कोर्सेज वगैरह देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे सेबी ग्रेड के अंदर जा सकते हैं।
यहाँ पे हमारा फेज़ 2 का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, ठीक है? जिसमें हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाले हैं जो हमने फेज़ 1 से पहले ही किए थे पेपर 2 के, ठीक है? तो बिल्कुल फ्रेश है एक तरह से, बट वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, मतलब जो लाइव क्लासेस की थी उनकी रिकॉर्डिंग है। और जो पेपर 1 है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उसका इसमें लाइव होगा, हालांकि ओवरऑल ये रिकॉर्डेड है क्योंकि 90% ऑफ द वीडियोस रिकॉर्डेड हैं। इंग्लिश के लेक्चर्स आपको लाइव मिल जाएंगे, ठीक है? और इसमें आपको चैप्टर वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज समरी शीट्स मिल जाएंगी, 5 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1, 5 मॉक टेस्ट फॉर पेपर 2 मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप इसको, अगर आपको लगता है कि आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा पक्का, तो यू कैन ऑप्ट फॉर इट, डोंट वेस्ट टाइम। बड़ा क्रूशियल टाइम है। और अगले 40 दिन जो भी आपके पास बचे हैं, 38 डेज जितने भी बचे हैं, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और एक एक बिलीव के साथ तैयारी कीजिए दैट आई कैन डू इट। तभी तैयारी करने का फायदा है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।